लोक स्वराज, आत्मनिर्भर भारत, अतीत से आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की ओर। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, ऐसा हमने इतिहास के किताबों में पढ़ा है। सोने की चिड़िया का अर्थ भारत देश के लोगों की आर्थिक समृद्धि से है। महान सम्राट अशोका के कालखंड से लेकर तो स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय तक भारत के गांव का स्वावलंबन तथा नगरों में रोजगार की व्यवस्थाएं किस प्रकार थी, इसकी जानकारी विश्व के महान इतिहासविद श्री धर्मपाल जी ने अंग्रेजी राज से पहले का भारत नामक किताब में दी है। जिन गुलाम मानसिकताओं के लोगों ने उपनिवेशी शिक्षा के प्रभाव में भारत के लोगों को ये पढ़ाया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सुई भी नहीं बनती थी, वह लोग यह भूल जाते हैं कि भारत में हैंडलूम बोल्ट का उल्लेख आज से 2000 वर्ष पूर्व सम्राट अशोका के समय पर भी मिलता है। पाकिस्तान के सिंध में हुए उत्खनन से यह पता चला है कि भारत में कपास के वस्त्रों का प्रयोग आज से 7500 वर्ष पूर्व ही किया गया था। जिस हथकरघे पर यह कपड़ा बनाया जाता है उस पर सुई जैसे सैकड़ों तार होते हैं, जिसमें से धागा पिरोया जाता है, जिसे ताना भरना भी कहते हैं। भारत का रेशमी और सूती कपड़ा, बंगाल में बनने वाला विश्व प्रसिद्ध मलमल का कपड़ा जो सारी दुनिया में निर्यात होता था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से पहले के भारतीय उद्योगों की साक्ष्य है। भारत में सम्राट अशोका के समय पर बने अशोक स्तंभ हो या आज से 1600 साल पूर्व बनाए बिना जंग लगे आज भी दिल्ली के मेहरौली में खड़े गुप्तकालीन लोह स्तंभ हो, भारत के टेक्नोलॉजी की साक्ष्य है। भारत में इस्लामिक आक्रमण से हजारों वर्ष पूर्व बनी अजिंठा और वेरुल की गुफाएं हो या सहस्त्रों सैकड़ों वर्षों से खड़े हमारे मंदिर और जल स्थल और आकाश को चूमती पहाड़ियों के चोटियों पर बने यादवकालीन किले हमारे वास्तुकला की साक्ष्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में समुद्री टापू पर बनाए जलदुर्ग हो या फिर नदियों पर बनाए पत्थरी पुल हो तथा दक्षिण और उत्तर भारत के कई गांवों में बने पत्थर तथा पक्की ईंटों की बनाई सड़कें हो, भारत के उस वक्त की निर्माण कला को दर्शाती है। सम्राट अशोक के समय का अखंड भारत हो या छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना और नौसेना के बल पर खड़ा किया स्वराज, भारतीयों के साहस और पराक्रम की साक्ष्य है। और इतिहास के पूर्व काल को भी देखा जाए तो दुनिया को गति के लिए चक्र अर्थात चक्का पहिया देने वाला भी भारत ही है। व्यापार व्यवहार अर्थात गणित के लिए शून्य देने वाला भारत तथा भाषा की समृद्धि के लिए व्याकरण देने वाला भी भारत ही है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एवं हरियाणा के राखीगढ़ी के टीलों के उत्खनन के बाद मिली नागरी सभ्यता भारत के नगर नियोजन तथा समृद्ध इतिहास की साक्ष्य है। नगर राज्यों को समृद्धि एवं व्यवस्थापन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य युग में महाराजा कृष्णदेव राय और पंडित तेनाली रामा द्वारा संचालित विजयनगर का साम्राज्य हो, श्री कृष्ण के सामयोग विचार पर निर्मित किसान, कारीगर एवं आम जनता की खुशहाली के लिए बना छत्रपति का रामराज्य अर्थात स्वराज हो, भारतीय राज्य व्यवस्थापन के उत्कृष्ट उदाहरण है। और इससे आगे भी जाना हो तो भारत के बिहार के वैशाली जनपद का समृद्ध लोकतंत्र के उदाहरण में भारत की दुनिया को देन ही है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के हजारों वर्ष पूर्व वेदों में खगोल अर्थात ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों एवं तारों की चर्चा, भूगोल, पृथ्वी के 7 खंडों की चर्चा, जैव रासायनिक विद्या एवं भौतिक में गुरुत्वाकर्षण की चर्चा है। उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा है। योग और आयुर्वेद में धन्वंतरी, चरक, शुश्रुक और वाग्भट के आरोग्य सूत्रों की अर्थात शल्य चिकित्सा का ज्ञान है। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के विद्यार्थी भारत के नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। यह भारतीय ऋषि मुनि, विद्वान एवं चिंतकों की उपलब्धियों की दुनिया को देन ही है। यहाँ तक कि विमान का शोध भी राइट ब्रदर्स के पूर्व भारत के बापू शास्त्री तलपदे ने मराठा साम्राज्य के एक सरदार बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के आर्थिक सहयोग से लगाया था एवं मुंबई के जुहू चौपाटी पर महाराजा तथा अंग्रेज अफसर एवं आम जनता के सामने विमान की यशस्वी उड़ान भी कर दिखाई थी, जिसकी न्यूज तत्कालीन वृत्तपत्रों में छपी थी। किंतु भारत विदेशियों का गुलाम होने की वजह से भारत का महान इतिहास भारतवासियों से छुपाया गया
और मैकॉले शिक्षा पद्धति से भारतवासियों को यह पढ़ाया गया कि जो कुछ भी प्रयोग और शोध है वो सारे भारत के बाहर यूरोप और अमेरिका के पास ही है, और भारत तो बस जंगली और जाहिल लोगों का एक देश है, ताकि भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाया जा सके और विदेशी उत्पादों को यहाँ बेचा जा सके। यूरोपीय यूनियन के व्यापारी कंपनियों के भारत में राज से पहले भारत राष्ट्र में 565 नगर राज्य या जनपद थे। इनमें से अधिकतर जनपदों नगर राज्यों में रोजगार की व्यवस्थाओं को देखें तो सभी के पेट भरने के लिए रोजगार का नियोजन और व्यवस्थापन कुछ जगह के अपवादों को छोड़े तो संपत्ति के विकेंद्रीकरण अर्थात बंटवारे के विचार पर ही किया गया था, ऐसा स्पष्ट होता है। धरती को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत पूरब का देश है। पृथ्वी के पूरब में प्रकृति की अनुकूलता होने से आबादी की संख्या अधिक दिखाई देती है और सभी का उदर निर्वाह स्वाभिमान और स्वावलंबन से हो, इसलिए हमारा समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार पर ही खड़ा किया गया था, ऐसा दिखाई देता है। अन्न वस्त्र और निवारा जैसी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में ही सभी के रोजगार की व्यवस्था थी। अन्न धान्य साग सब्जी फल फूल के उत्पादन में 40% लोग, वस्त्र निर्माण के काम में 20% लोग एवं निवारा सहित मनुष्य समाज की अन्य आवश्यकताओं में 40% लोगों को विकेंद्रित पद्धति से काम और रोजगार उपलब्ध था, अर्थात जनपदों में व्यवस्थापन और नियोजन के दम पर पूरे 100% लोगों को रोजगार उपलब्ध था। तभी सही मायने में कोई देश देश कहलाता था। इसमें गांव का व्यवस्थापन भी बड़ा अद्भुत दिखाई देता है। गांव में सब भूमि गोपाल की के विचार पर सामूहिक कृषिकरण किया जाता था। गांव ट्रस्टशिप के विचार पर चलते थे। अनाथ और अपंग लोगों का पालकत्व गांव के सामूहिक जिम्मे ही था। सारा कृषि कर्म बैलों द्वारा किया जाता था। गाय बैलों की जननी एवं मानव के लिए पौष्टिक अन्न, दूध, दही और घी की निर्माता होने से गाय भारतीय संस्कृति में मां के दर्जे से पूजी जाती थी। टैक्स भी सामूहिक दिया जाता था एवं गांव में धान्य कोठार जैसे अन्न भंडारण की सामूहिक व्यवस्थाएं थी। लोगों के घरों में भी जहां कम से कम 2 साल का अन्न भंडारण होता था। भूमिगत धान्य कोठार होते थे। जल आपूर्ति के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब, पीने के पानी के लिए स्वतंत्र तालाब एवं कृषि के सिंचाई के लिए स्वतंत्र तालाब की व्यवस्थाएं थी। गांव की अन्य आवश्यकताएं जैसे कृषि और निवारा के लिए लकड़ी की आवश्यकताएं, लकड़ी का काम, लोहे का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर सभी गांव में ही होते थे। भूमि सामूहिक होने से कोई भूमिहीन नहीं था। जल, जंगल, जमीन प्रकृति की देन मानकर सभी का उदर निर्वाहन के लिए उस पर समान अधिकार था एवं सभी के रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था गांव में ही कराई जाती थी। गांव में वनौषधि उद्यान एवं उसके जानकार वैद्य भी होते थे जो गांव के लोगों की आरोग्य व्यवस्था का ध्यान रखते थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए गुरु शिष्य परंपरा थी। गांव समाज की सामान्य समस्याओं का निपटारा करने के लिए गांव में समझदार लोगों की पंच कमेटियां भी होती थी जो गांव में न्याय नियोजन, कृषि उपज के मूल्य निर्धारण जैसे कामों को देखती थी। वर्तमान में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का देवाजी तोफा द्वारा निर्मित गांव मेंढालेखा इसका एक उदाहरण ही है। नगर राज्य का राजा या जनपद का प्रमुख गांव के अंदरूनी मामले में ना के बराबर ही हस्तक्षेप करते थे। गांव अपने स्थानिक विकास के पैसों का स्वतः ही नियोजन किया करते थे और केवल 6% सुरक्षा टैक्स ही राज्यों के पास भेजा जाता था। इस प्रकार गांव स्वतंत्र व्यवस्था से संचालित थे। नगरों का व्यवस्थापन और नियोजन भी सभी के रोजगार को देखते हुए किया जाता था। नगरों में बड़ी संख्या में कारीगर उत्पाद निर्माण का काम करते थे। छोटे रोजगार बटे हुए थे और बड़े रोजगार सामूहिक थे। वस्त्र उद्योगों में सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन, कच्ची घानी से तेल का उत्पादन, दालें एवं अन्य कृषि प्रक्रिया उत्पादन नागरी उद्योगों में प्रमुखता से होता था। धातु उद्योगों में लोहा, तांबा, पीतल, कांसे के बर्तनों का निर्माण, नगर निर्माण के काम आने वाला चूना काफी विकसित था। उत्पादन प्रक्रिया एवं बिक्री व्यवस्थापन से सभी के रोजगार की व्यवस्था थी। नगर में नगर वासियों के अन्न भंडारण से लेकर तो तालाबों से मिट्टी की पाइपलाइन से नगर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो। चौक चौराहे पर रात्रि में तेल के दीपक जलाने की व्यवस्था हो। नगर में नाली, रास्ते,
सार्वजनिक सभागार, प्रवासी यात्रियों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं, शिक्षा के लिए छोटे बड़े विद्यालय, योगाभ्यास और व्यायाम के लिए सार्वजनिक प्रांगण एवं व्यायामशालाएं, आयुर्वेद एवं यूनानी के आधार पर बने औषधालय, आरोग्य चिकित्सक एवं चिकित्सालयों की व्यवस्था, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना घर, नगर में परिवहन के लिए घोड़ा गाड़ी। भारतीय नगर उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे थे। न्याय के लिए न्यायाधिकारियों की जूरी, और मसला यह हल नहीं हुआ तो अंत में राज दरबार या जनपद भवन, राजमहल राजा की निजी संपत्ति ना होते हुए उस नगर राज्यों की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। टैक्स व्यवस्था में नगर की सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण का पैसा नगर नियोजन विभाग के पास जमा रखते हुए यहाँ से भी केवल 6% सुरक्षा टैक्स ही भारत की चतुर्सीमा की सुरक्षा करने वाले चक्रवर्ती सम्राट के पास भेजा जाता था। इस प्रकार मध्ययुगीन जनपदों का और नगर राज्यों का व्यवस्थापन होता था। गांव और नगर के अलावा भारत के वनों एवं दूर दराजों के पहाड़ी क्षेत्रों पर जनजातियों का स्वतंत्र स्वराज हुआ करता था। यह प्रकृति पूजक लोग जल जंगल जमीन की सुरक्षा करते थे। प्रकृति के संतुलन के लिए भूमि पर जंगलों का 1/3% में होना बहुत अनिवार्य होता है। पृथ्वी पर शाश्वत जीवन अर्थात जीवन को बचाकर रखने के लिए वनों में जैव विविधता का विकास सृष्टि चक्र में अहम भूमिका निभाता है। गौण खनिज एवं जंगल की सुरक्षा का दायित्व वनों में रहने वाले लोग स्वयं निभाते थे। एक समय पर भारत में पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के बड़े भूभाग पर गोंडवाना रियासत के अधीन जनजातियों के छोटे मोटे स्वतंत्र स्वराज हुआ करते थे। इनकी आय का प्रमुख साधन जंगल की कीमती लकड़ी, मूल्यवान जड़ी बूटी, गौण खनिज, जंगल में पाए जाने वाले सूखे मेवे, बांस उत्पादन तथा शहद, जंगल में होने वाले पशुपालन से चलती थी। अंग्रेजी राज से पहले भारत के कुछ गांव एवं नगर राज्य इतने स्वावलंबी थे कि वहां केवल नमक ही बाहर से आता था। ऐसा ही एक क्षेत्र जिसे हम जल संपदा कहते हैं, जिसमें भारत की छोटी बड़ी नदियां और समुद्री किनारी क्षेत्र आते हैं, वहां जो लोग रहते थे वह मछली उत्पादन, जल में प्राप्त होने वाले रत्न, मोती उत्पादन, कुछ जलीय वनस्पतियां, सिंघाड़े जैसे खाद्य उत्पाद, कमल पुष्पों का उत्पादन, नदियों के पात्रों से खरबूजा, तरबूजा, खीरा ककड़ी के उपज तथा समुद्री नमक निर्माण का काम वही के स्थानिक निवासी अपने अधिकार क्षेत्र के साथ किया करते थे। माता के जैसे ही गौ माता और भू माता की मान्यता थी। बैल, भैंस, भेड़, बकरी तथा अन्य पशु पक्षियों की बिक्री जरूर होती थी, किंतु गाय की बिक्री की जगह गोदान की प्रथा थी। इसी तरह भूमाता की बिक्री की जगह सब भूमि गोपाल की अर्थात भूमि प्रकृति की देन मानकर निवास तथा कृषि कर्म के लिए भूदान की व्यवस्था थी। दूसरा विद्या एवं आरोग्य अर्थात प्राण तथा न्याय जैसे पवित्र कर्मों में दान की ही व्यवस्था थी। विद्यार्थी गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु को यथाशक्ति दान दिया करते थे। ऐसे ही आरोग्य में प्राण बचाने वाले वैद्यों एवं चिकित्सकों को आरोग्य लाभ के बाद रोगी यथा संभव दान दिया करते थे। इसी तरह न्याय के विषय में भी जहाँ समस्या वही समाधान के सूत्रों पर, जिन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता था, वही के ग्राम या नगर समाज के अलग अलग जातियों के 5 समझदार लोग, जिनकी जूरी जैसी व्यवस्था, न्यायदान का पवित्र कर्म, अपराध के संगीनताओं को देखते हुए जैसे छोटे मोटे गुनाहों को ग्राम तथा नगर की न्याय पंचायतें और संगीन अपराधों को राजबाड़ा या जनपद भवन के अधिकारियों की उपस्थिति में बिना 1 रुपया खर्च किए बगैर न्यायदान की व्यवस्था थी। नीति निर्धारण अर्थात निर्णय प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता थी। हर गांव तथा नगर के मोहल्लों की सभा से आए जनमत से ही नीति निर्धारण का काम होता था। बाजार की ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे किसान तथा कारीगरों में गांव तथा जनपद के लोगों की आवश्यकताओं का अनाज, दलहन, तिलहन उत्पादन तथा कारीगरी सामानों का उत्पादन किया हो तो वह उत्पादन फिर बाहर से आयात नहीं किया जाता था। वही वस्तु उत्पादन बाहर से आयात होता था जिसकी हमें आवश्यकता है और जिसका उत्पादन
हमारे यहाँ नहीं हुआ हो या नहीं होता हो। पूरी दुनिया के सकल उत्पाद में भारत उत्पादकता दर और निर्यात 1/4 25% से 33% तक की रही है। भारत जागतिक व्यापार का केंद्र रहा है।